आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई एम धीरज उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जियोग्राफी। क्लास 10th का जियोग्राफी हम पढ़ेंगे आज, और चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, चैप्टर्स कितने हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी के पास, जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग स्क्रीन पर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़ने से पहले आप सबसे पहले आप एक बुक निकाल लीजिए, अपनी जो जियोग्राफी की बुक है उसको निकाल लीजिए। उसके बाद आप एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। जो भी बोर्ड पर बताया जाएगा आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसको लिखिएगा और हम सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी साउंड क्लियर है सबको? ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग जियोग्राफी के बारे में। हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जियोग्राफी। देखिए, सबसे पहले क्लास 6 से बेसिकली आप लोग जियोग्राफी को एकदम अलग से पढ़ते आ रहे होंगे। इसके पहले तो सब कंबाइन होता है, ईवीएस में आता है, इन्वायरमेंटल साइंस में। लेकिन उसके बाद 6 से क्या होता है कि हम लोग सेपरेट पढ़ने लगते हैं। और जब हम सेपरेट पढ़ते हैं तो क्लास 6, 7, 8 में, इन सभी क्लासेस में हम लोग जियोग्राफी को वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया के लेवल पर सभी से मतलब मिला जुला कर पढ़ते हैं। लेकिन जब आप क्लास 9th में जियोग्राफी पढ़े होंगे तो क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो भी आपने जियोग्राफिकल चीज़ें पढ़ी होंगी वो सभी के सभी इंडिया से रिलेट करके पढ़ती होंगी, सारी की सारी चीज़। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। उसी प्रकार से फिर आपका क्लाइमेट होता है जो इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में ही होगा। तो इस तरीके से आपके जो भी चैप्टर्स रहे होंगे वो सारे के सारे इंडिया से रिलेट करके रहे होंगे। तो इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जियोग्राफी का पता होगा, लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कुछ जियोग्राफिकल चीज़ें जैसे कि सॉइल क्या होता है, लैंड किसे कहते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, मतलब बेसिक जो आपका जियोग्राफी होता है, जैसे प्लेटूज, जैसे कि आपका माउंटेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। इसी उम्मीद से हम आगे थोड़ा सा चलेंगे। अगर किसी को कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग वीडियो देखेंगे, अगर लेक्चर के दरमियान कहीं भी कोई इशू होगा तो आप बता सकते हैं, जो हमारा ऐप होगा उसमें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जियोग्राफी में जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है उसमें हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और पहले चैप्टर से रिलेट करके हमारा पूरा का पूरा जियोग्राफी है। जैसे कि पहला चैप्टर हमारा रिसोर्सेज है एंड डेवलपमेंट है, तो हम पूरे चैप्टर में, पूरे बुक में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और हम अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं। ये पूरा का पूरा ओवरऑल हमारे बुक की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे ही, लेकिन ओवरऑल बुक में हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि मिनरल एंड इंडस्ट्री, जो कि हमारे रिसोर्सेज का ही पार्ट है, उसके मदद से हम अपने आप को डेवलप करते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया। तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज पर ही बेस्ड होगी। तो सबसे पहला ही चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के माध्यम से हम डेवलप कैसे होते हैं। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, तो समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारा रिसोर्सेज हमारे पास है वो कितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन भी इसी आधार पर बनता है, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे कहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे इस टॉपिक में डिस्कस होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम रिसोर्सेज के माध्यम से अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, रिसोर्सेज के हेल्प से हम खुद को कैसे डेवलप करते हैं। ये सब चीज़ें भी हमारे इस चैप्टर के डिस्कस में आएगी। फिर हम समझेंगे कि इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करें। जैसे क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और अगर आप उस चीज़ के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं तो उस चीज़ के बचे रहने का भी अपने आप में बहुत महत्व है। एज़ फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए लैंड है और आप एक फार्मर हैं, ठीक है। तो लैंड से आप कल्टीवेट करके आप अनाज उगाते हैं। तो अगर आपका डेवलपमेंट उस लैंड पर निर्भर करता है तो उस लैंड के बचे रहने में भी
आपकी भलाई है ना। तो किस तरीके से हम उसके लिए प्लान करेंगे कि हमारा जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो बचा रहे, वो बहुत मायने रखता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिसोर्सेज से तो हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करें। जैसे आज हमारे पास 1 बीघा लैंड है जिससे हम लेट्स एग्जांपल कि हम 10 केजी अनाज उगाते हैं, तो 10 केजी अनाज से अगर हम एक परिवार का पेट पाल पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम 1 बीघा से 10 बीघा ज़मीन करें, जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हम कुछ पैसा कमा सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सॉयल, लैंड। तो सॉयल क्या होता है, किस प्रकार के सॉयल होते हैं, लैंड किस प्रकार के होते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, ये सारा का सारा ओवरऑल हमारे इस चैप्टर का डिस्कशन है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, क्लास 6 में, 7 में, 8 में भी और 9 में भी आपने इस टर्म को सुना होगा, ठीक है, रिसोर्सेज। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो मुझे जहाँ तक समझ है कि आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, सबसे पहले रिसोर्सेज का हिंदी समझते हैं। रिसोर्सेज का हिंदी होता है संसाधन। क्या होता है, संसाधन। लेकिन ये हिंदी मीनिंग है, ये इसका डेफिनेशन नहीं। इसका डेफिनेशन क्या होगा उसको समझते हैं। कोई भी चीज़, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। कोई भी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने शर्ट पहनी है, तो शर्ट हमारी ज़रूरत को पूरी करता है जस्ट बिकॉज कि हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है और अच्छा दिखने में हेल्प कर रहा है। तो शर्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। दूसरा एग्जांपल, जैसे पेन का कैप है ना, पेन का कैप, वो पेन को कवर करने में हेल्प करता है, तो वो भी क्या है हमारे लिए, एक रिसोर्सेज है। थर्ड एग्जांपल, जैसे कोई चश्मा लगाते हैं, जैसे आप लगाए हुए हैं, तो वो आपको देखने में हेल्प कर रहा है ना, तो वो आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये आंसर बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप क्लास 10th में आते हैं, तो आप थोड़े से क्या हो गए, सीनियर स्टूडेंट हो गए, है ना। 9 से आप सीनियर हैं, आपका बोर्ड है, तो यहाँ पर आपके आंसर थोड़े से स्टैंडर्ड होने चाहिए, थोड़े से स्टैंडर्ड होने चाहिए। और वो कैसे होंगे उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में क्या समझा कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ठीक है, एनीथिंग which can satisfy the human needs। कोई भी चीज़ जो किसी भी मानव की ज़रूरत को पूरी करता हो, लाइक वाटर, लाइक एयर, ये पंखा है ना, ये लाइट बल्ब, ये बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर ये लगाया गया है, तो इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो ये भी क्या है हमारे लिए, एक रिसोर्सेज। ये प्लाई जो लगाया हुआ है वो लाइट को कवर करने के लिए है ना। तो कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरी करता है, आप बेंच पर बैठे हुए हैं, आप गाड़ी से आ रहे हैं, आप उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, कोई पानी डाल के काम चला रहा है, बहुत महंगा हो गया, तो उस आधार पर क्या है कि उस सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज़। लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड अप करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्सेज कहेंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जुड़ जाता है, वो क्या है, वो होता है कि वो चीज़ जो होगी वो टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेक्निकली एक्सेसिबल। आप देखिएगा, जब आप पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक को पहले प्रेफर कीजिए। एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो सुन के सिर्फ लेक्चर सुनना है और एनसीईआरटी एक बार पढ़िएगा ज़रूर। सबसे पहले चीज़, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। लेकिन वो चीज़ क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक बात बताई कि जैसे ये वाटर बोतल है, ठीक है, ये वाटर बोतल है। हम इमेजिन करते हैं कि एक प्लास्टिक से एक ऐसा चीज़ बनाएंगे, एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हम वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम वाटर को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अब ये प्लास्टिक जो है या फिर जो भी इसका ढक्कन वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर ये ज़मीन से अगर हम प्लास्टिक निकाल रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी सिंथेटिक फाइबर से हम बना रहे हैं, कोई भी सिंथेटिक जो है वो रॉ मटेरियल हम नेचर से निकाल कर उसको मिक्स करके बना रहे हैं, किसी केमिकल प्रोसेस से बना रहे हैं, वो केमिकल हम किसी
रॉक से निकाल रहे हैं, किसी भी तरीके से हम चीज़ को बना रहे हैं। तो अगर इसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हमने ये बोतल बनाया, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिसोर्सेज हो जाएगी। अगर हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको कभी भी रिसोर्सेज नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आज के समय में आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आप बाइक से अगर जाते हैं, कार से जाते हैं, तो आप पेट्रोल या डीजल यूज़ करते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल हमें पता है कि वो हमारे लिए रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें और यूज़ कर सकें। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पेट्रोल और डीजल को निकाल सकें और उसको यूज़ कर सकें, तो हम उसको किसी भी मामले में हम रिसोर्सेज नहीं कह पाएंगे, किसी मामले में उसको रिसोर्सेज नहीं कह पाएंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तभी हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर एक ऐसे प्रकार की सॉइल पाई जाती है जिसको अगर हम पृथ्वी पर लाकर रखें तो जहाँ पर हम रखेंगे वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल हो जाएगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मार्स पर जाएं और उस चीज़ को लेकर आएँ, तो क्या वो सॉइल हमारे लिए रिसोर्सेज होगा? वो नहीं होगा, वो किसी मतलब का बात नहीं है। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसको एक्चुअली में रिसोर्स बना सकें, अपने लिए संसाधन बना सकें। दूसरी बात हमारे लिए आती है वो है क्या, इकोनॉमिकली फिजिएबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिएबल होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिएबल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं कि मार्स पर वो सॉइल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हो गई, ठीक है। मार्स पे वो ऐसी सॉइल है कि जिसका थोड़ा सा सॉइल अगर हम लेकर आएँ और अपने खेतों में छीट दें तो उसकी उत्पादक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि अब कहना ही क्या है। हर व्यक्ति अगली बार से तैयारी करेगा किसान बनने के लिए, दूसरी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो ज़रा सोचिए, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, राइट। अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, वो रिसोर्सेज पता चल गया, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन आप वहाँ पर गए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वहाँ जाने के बाद आपने क्या किया, उस सॉइल को निकाला भी और लेकर आए। लेकर आने के बाद आपने देखा कि जब आप उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद आपको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। भाई बात सही थी, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, मान के चलते, ठीक है। लेकिन आपको जाके आने में आपके खर्चे हो गए 1000 रुपये। कितने हो गए? 1000 रुपये। तो ऐसे संसाधन को आप क्या करेंगे, ऐसे रिसोर्सेज को क्या आप यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी में तेल डालते हैं और गाड़ी आपको जगह पर छोड़ती है। अब ज़रा सोचिए कि आप गाड़ी में तेल डाल रहे हैं कि गाड़ी की कीमत से ज़्यादा का है वो, तो आप पैदल जाना पसंद करेंगे कि, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर हो गई? तो कोई भी चीज़ रिसोर्सेज तभी कहलाएगी जब वो टेक्निकली एक्सेसिबल तो हो, लेकिन साथ साथ में वो इकोनॉमिकली फिजिएबल हो। मतलब आपके पास इतनी क्षमता हो जानी चाहिए उसको यूज़ करने से कि आप फायदे में हो, आपको प्रॉफिटेबल वो होना चाहिए, ना कि आपके लिए लॉस। जैसे कि मैंने बताया कि आप आरा में हैं, ठीक है, तो लेट्स एग्जाम्पल ऑफ रमना मैदान। रमना मैदान में मान लीजिए कि आपको पता चला कि रमना मैदान को अगर हम खुदाई करते हैं तो नीचे से आपको कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला मिलता है, ठीक है। कोयला तो रिसोर्सेज सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी पढ़े, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो कोयला मिलता है और आपने उसको खुदाई की और सच में कोयला निकला 1 बोरा। लेकिन खुदाई जब आपने किया, एग्जावेशन किया, एग्जावेशन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम रिसोर्सेज निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने खुदाई की और आपने एग्जावेशन किया और आपने कोयले निकाला, उसको निकालने में ही आपके खर्च हो गए 1 लाख रुपये। तो वो किसी भी प्रकार से आपके लिए रिसोर्सेज है? वो नहीं है। वो आपकी नीड को सेटिस्फाई ही नहीं किया। सबसे पहली नीड तो आपका यही होता है ना कि आप डेवलप करें। तो क्या आप डेवलप कर पाएंगे? आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ होती है हमारी रिसोर्सेज। तो सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? पहला टेक्निकल एक्सेसिबल, और दूसरा होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली फिजिएबल होना चाहिए। कितने लोग क्लियर हो गए? हैंड रेज करके बताइए एकदम क्लियरली। वेरी गुड। चलिए अब थर्ड बात करते हैं कि रिसोर्सेज शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्सेज को क्या होना चाहिए? कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे बढ़िया बात बताते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा संसाधन है जो आपके लिए, आपके पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्निकल एसेट्स हैं, आपके पास अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपको आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, आपके लागत से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड चीज़ है कि आपकी संस्कृति अलाउ ही नहीं करती है उसको, तो क्या वो आपके लिए रिसोर्सेज होगा? बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम अ वेजिटेरियन, ठीक है, लेट्स एन एग्जाम्पल, आई एम अ वेजिटेरियन, माय नेम इज धीरज उपाध्याय एंड आई बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली।
तो मैं क्या हूँ, एक वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान मत लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे किसी ने बताया कि अगर आप मांस भक्षण करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी रहना भी एक हमारे लिए नीड है, उससे हम डेवलप होते हैं। तो इसका मतलब मांस मेरे लिए क्या हो सकता है, रिसोर्सेज होना चाहिए। लेकिन मेरी संस्कृति मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं उसको यूज़ करूं। तो क्या कभी भी नॉनवेज मेरे लिए रिसोर्सेज होगा किसी भी मामले में? कभी नहीं होगा। आप उसको कितना भी दे दीजिएगा वो नहीं लेने वाला है भाई, है ना। कितना भी आप उसको दे दीजिएगा वो यूज़ नहीं करेगा। आप उसको कितना भी देखिए, उसकी संस्कृति उसको अलाउ ही नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात, जो लास्ट पॉइंट होगा जो एक रिसोर्सेज को कंप्लीट रिसोर्सेज बनाता है, वो ये होता है कि रिसोर्सेज शुड बी टेक्निकल एक्सेसिबल प्लस इकोनॉमिकली फिजिएबल और थर्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल। हम किसी भी संसाधन को संसाधन तभी कहते हैं जब वो संसाधन हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, हमारे पास उसको यूज़ करने के बाद प्रॉफिटेबल हो वो हमारे लिए, इकोनॉमिकली फिजिएबल हो, और तीसरी कि हमारे लिए वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हमारी संस्कृति अलाउ करे कि हम उसको यूज़ कर सकें। इसी तरीके से अगर कोई मंदिर है और उसके नीचे कोई रिसोर्स रखा हुआ है, मान लीजिए सोना रखा हुआ है, और मंदिर को हटाकर वहाँ से सोना क्या करना हो, निकालना हो, तो हमारी संस्कृति अलाउ करेगी कि हम मंदिर को हटाकर वहाँ से सोना निकाल लें? तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाएगा? हम बोले पड़े रहने दीजिए, वो ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी को बोलते हैं। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। कितने लोग क्लियर हो गया? 100 क्लियर एकदम। तो डेफिनेशन आएगा सबसे पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो बोर्ड में आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। 1 मार्क्स में आएगा, आराम से ये पॉइंट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मार्क्स में आएगा, थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे और तीनों पॉइंट उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि रिसोर्सेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को, विकास करते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन? विकास, प्रगति, और कोई? ग्रोथ, अच्छा, और समझ में नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, और कोई? चलिए देखिए, डेवलपमेंट या प्रगति जो आप बोल रहे हैं, प्रगति, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है बाबू। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जैसे अगर हम डेवलपमेंट इसको बोलते हैं तो ग्रोथ आपका क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा। जो ग्रोथ होता है वो आजीवन नहीं रहता, वो हमेशा नहीं रहता। जैसे अब मान लीजिए इसकी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच हो गई, 7 इंच हो गई, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वो रुक जाएगी ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ। एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। विकास जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमेशा चलता है। तो विकास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अगर सिंपल वे में अगर इसको अच्छे से समझना होगा तो हम लोग तो इसको इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि आप किसी पिछले स्टेट से अपने आप को अभी के स्टेट में क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। पिछले स्टेट से अभी के स्टेट में प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके ओवरऑल ग्रोथ में प्रोग्रेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ना कि ग्रोथ इज डेवलपमेंट, ना कि प्रोग्रेस इज डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? रिसोर्सेज के माध्यम से हम अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बैग लिया हुआ है, आपने कॉपी ली हुई है, ये कॉपी आपके लिए रिसोर्सेज है, और आप इसको यूटिलाइज करके आप क्या बनेंगे, एक डेवलप व्यक्ति बनेंगे। आप कल आप सभी में से कोई ऐसा है जो बेरोजगार रहना चाहता है पढ़ के? कोई नहीं। सब कुछ चाहता है कि हम क्या करें, काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। यही ना सबका एम्बिशन है, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, है ना। खुद का नाम रोशन रखने से तो देश का नाम रोशन नहीं हो जाएगा, काम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका ये सोच है, आप अपने आपको विकास करना चाहते हैं, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी फैमिली आपको क्या करती है, आपकी फीस देकर आपको रिसोर्सेज के रूप में आपको फीस देती है, आपको बुक देती है, आपको अच्छे कपड़े देते हैं, आपको एक अच्छे माहौल देते हैं। तो सभी रिसोर्सेज जो है उसके वजह से आप क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें आगे समझते हैं। हमारा जो रिसोर्सेज है, ये बोर्ड यहाँ तक कवर करता है ना, यहाँ तक, अच्छा ये ठीक है, ओके। अब देखिए रिसोर्सेज के आधार पर हम क्या करेंगे, अब हम रिसोर्सेज को कुछ क्लासीफाई करेंगे, कुछ पॉइंट्स में क्लासीफाई करेंगे। तो आप लोग कॉपी निकालिए और उसमें आप लिख लीजिए, ठीक है। आप कॉपी निकालिए, उस पर आप एक ड्रॉ, आप इसको भी लिख लीजिए, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको भी लिख लीजिए।
देखिए, रिसोर्सेज को जब हम डिवाइड करते हैं, रिसोर्सेज को जब हम क्लासीफाई करते हैं, तो रिसोर्सेज को हम बेसिकली 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला होता है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के आधार पर संसाधन, ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ें होती हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होंगे या नहीं ख़त्म होंगे उसके आधार पर। पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होंगे कि नहीं खत्म होंगे। तीसरा आपका होता है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना अधिकार के आधार पर। और चौथा होता है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, कि विकास के आधार पर। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग समझेंगे आज। हम लोग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये 2 पॉइंट आज क्लियर करेंगे, बाकी क्लास में आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए। पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा होता है चलिए, राइटिंग समझ में आ रही है? चलिए इसको लिख लीजिए पहले। जितने लोग वीडियो में हैं, स्क्रीन पर हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉज करके इसका एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे समझेंगे। पहले लिखा हुआ है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और चौथा लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हो गया सभी का? चलिए आइए आगे समझते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आज हम लोग 2 पॉइंट कवर करेंगे। एक पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, उसके पैदा होने के आधार पर। ठीक है, उसके लिविंग नॉन लिविंग होने के आधार पर हम रिसोर्सेज को समझेंगे। देखिए, रिसोर्सेज को समझने के लिए हम बेसिकली रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले रिसोर्सेज को समझा कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, कि टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिएबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस तरह के आधार पर बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, आपका कोई भी रॉक्स हो गया, ठीक है, एयर हो गया, ठीक है, पेन हो गया। ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। ये सभी के सभी आपके टेक्निकल, इकोनॉमिकल और कल्चरली एक्सेप्टेबल जैसे पॉइंट पर क्या करते हैं, फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, फिट बैठते हैं। ठीक है, उसी आधार पर हम जो जितने भी रिसोर्सेज देखते हैं, जैसे कि वाटर है, या फिर आपका पेट्रोल है, या फिर आपका कोई भी मेटल हो गया जैसे आयरन या गोल्ड हो गया, या फिर आपका कोल हो गया, बक्साइट हो गया, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो सभी के सभी इन सभी कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहले आप लोग पढ़ते थे ना रिसोर्सेज के बारे में, बायोटिक आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर हमारे रिसोर्सेज 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो लिखते चलेंगे, ओरिजिन के आधार पर हमारी रिसोर्सेज जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे को क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। बायोटिक रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को बोलते हैं जो रिसोर्सेज हमें बायोस्फीयर से मिलता हो, मतलब जो हमारे आसपास में मिलता हो, जो नेचर से मिलता हो और उसमें क्या हो, जान हो, जिसमें क्या हो, जान हो, जो जिंदा रहता हो और जो बाद में मर जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल बताइए, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बताइए।
तो ये हमारे क्या हो गए, एक प्रकार के ह्यूमंस, ठीक है। ये क्या हो गए, बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। ऑरिजिन के आधार पर ये किस तरह के रिसोर्सेज हैं, बायोटिक। ऑरिजिन के आधार पर ये किस तरह के रिसोर्सेज हैं, बायोटिक। ये दिमाग में रखना है, इसको सुनते चलिए। इसके अलावा जैसे फिश, इसके अलावा आप कोई भी एनिमल्स ले सकते हैं, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स ले सकते हैं, कोई भी लैंड एनिमल ले सकते हैं, बर्ड्स ले सकते हैं, ट्रीज ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं। ये ऑरिजिन के आधार पर किस तरह के रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज जो हमें हमारे नेचर से तो मिलते हैं, लेकिन ना वो जिंदा रहते हैं ना वो मरते हैं। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया वाटर का। वाटर किस तरह का रिसोर्स है, ये हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है। वाटर क्लाइमेट चैप्टर पढ़े थे, है ना, वाटर के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे। इसमें भी वाटर का एक चैप्टर पढ़ना है, हालांकि आपके सिलेबस से वो बाहर है, लेकिन उस पर कुछ कंसेप्ट है जो हम आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। तो बायोटिक एक समझ गए, दूसरा हम समझेंगे एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज किसे बोलेंगे, वैसे रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है लेकिन उसमें जान नहीं होती, वो ना जिंदा होता है ना वो मरता है, वो ना पैदा होता है ना वो मरता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर। वाटर किस तरह का रिसोर्सेज है, एबायोटिक। लेकिन एबायोटिक कब कहेंगे, जब हम ओरिजिन के आधार पर बात करेंगे। तो वैसे वाटर जो है वो एक तरीके से हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो दोबारा बन सकता है, रिन्यू हो सकता है उसी हिसाब से, लेकिन उसको हम रिन्यू की कैटेगरी में तब रखेंगे जब हम एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन जब हम ओरिजिन के आधार पर बात करेंगे तो वाटर किस तरह का रिसोर्सेज है, हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज है। और कोई एग्जांपल लीजिए, आयरन ले सकते हैं, बताइए आयरन क्या है, एक प्रकार का एबायोटिक रिसोर्सेज है, मेटल है ना। ये कहाँ से मिलता है हमें, नेचर से। आयरन हम बनाते हैं कि हमें नेचर से मिलता है, बताइए। नेचर से मिलता है, इसका मतलब ये मैनमेड तो है नहीं, ये नेचर से मिलता है। और हमारे ओरिजिन के आधार पर ये किस तरह का है, एबायोटिक है। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे रॉक्स हो सकता है, बताइए एबायोटिक है। और बताइए एयर है ना, सनलाइट, विंड, ये सभी के सभी क्या हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचर से हमें मिल जाता है, लेकिन इसमें जान नहीं होती और ना ये मरता है। हमारे लिए क्या है, ये एक एबायोटिक रिसोर्सेज है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दिमाग में रखना, ओरिजिन के आधार पे। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2019, जहाँ तक मुझे याद है, उस समय आया था एक नंबर का क्वेश्चन कि आयरन किस तरह का रिसोर्सेज है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पर पूछ दिया था, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर आयरन किस तरह का रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको एबायोटिक ना दिया हो। अब जरा सोचिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमाता है, ध्यान समझेंगे। मान लीजिए कि आयरन दे दिया ऑप्शन में कि आयरन किस तरह का रिसोर्स है, व्हाट टाइप ऑफ आयरन इज रिसोर्स, क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन में दे दिया आपको बायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल या फिर नन ऑफ दिस। तो आप क्या मारेंगे, अब नॉन रिन्यूएबल मारेंगे, क्योंकि एबायोटिक तो है ही नहीं इसमें, वो नहीं देगा, कंफ्यूज करने के लिए देगा। बात समझ में आ गई? तो उस हिसाब से हम समझेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया एकदम। हाथ रेस कीजिए, कितने लोग एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में बता देंगे आराम से, ठीक है। चलिए, अब हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एकदम कंप्लीट। अब दूसरी बात हम करते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप इसी को ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। रिसोर्सेज को अब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। एग्जॉस्टिबिलिटी समझते हैं, मतलब जो चीज़ आई है वो ख़त्म भी हो सकती है ना। अब वो ख़त्म होगी कि नहीं ख़त्म होगी, उसके आधार पर हम रिसोर्सेज को समझेंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, द वन इज रिन्यूएबल एंड द अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो इसी को हम छोटा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इज दैट क्लियर? रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, सिंपल सा इसी में आपका आंसर है, रिन्यू का मतलब जो दोबारा से नया बनाया जा सके। द रिसोर्सेज विच कैन रिन्यू अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वैसे संसाधन, वैसे रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, फिर से हम वाटर को बैठा देते हैं यहाँ पे। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज हमारा रिन्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वाटर कैन बी रिन्यू अगेन एंड अगेन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पर्सिपिटेशन होता है, बारिश होती है, पानी कलेक्ट होता है, इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनता है, फिर पर्सिपिटेशन बनता है। तो ये एक वाटर साइकिल जो है क्या है, चलते रहता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन रिन्यू अगेन एंड अगेन, जो बार बार बनाई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार एक क्लास में, हमसे पूछा गया था कि सर जब ये रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसको बार बार हम बना सकते हैं, फिर भी वाटर का शॉर्टेज क्यों हो जाता है ना? क्या फ्रेश वाटर ही तो हम पानी खराब थोड़ी बना सकते हैं, पानी को खराब हम करते हैं ना, पानी हम खराब कर देते हैं, है ना? ओशियन के अलावा जो हमारे पास वाटर होता है वो खराब थोड़ी था हमारे पास, हमने उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना? पॉल्यूशन से हमने खराब कर दिया। तो चलिए पॉल्यूशन से खराब कर दिया, लेकिन फिर भी पानी बना सकते हैं, फिर भी पानी की शॉर्टेज क्यों होती है? देखिए पहला कारण तो यही है कि उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना? हमारे पास पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% वाटर है। पूरे वर्ल्ड में कितना वाटर है? 2% पीने योग्य, उससे भी कम ही मानिए, अब तो उससे भी कम हो गया होगा। लेकिन पानी कमी इस वजह से होती है, एक एग्जांपल से बताते हैं। एक टंकी में आप पानी डाल रहे हो और नीचे से 5 छेद मार दिए हो, और वो जो टंकी के अंदर जो छेद है, जो होल है, जितना पानी आप डाल रहे हो उससे बड़ा है, तो आप ज़रा समझिए कि पानी बचेगा कि गिर जाएगा। बस वही एग्जांपल यहाँ पर फिट बैठता है। आप जितना पानी बना नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा पानी आप क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, या कंज्यूम कर लेते हैं, या वेस्ट कर देते हैं। इस वजह से वाटर की शॉर्टेज है। उसको आगे हम फिर डिस्कस करेंगे कभी, अभी समझते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ठीक है, कि आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट मतलब निकल जाना, खत्म हो जाना, निकास हो जाना, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। रिसोर्सेज के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक पार्ट हमारा जो होता है वो होता है रिन्यूएबल, और दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल किसे बोलते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू अगेन एंड अगेन, जो दोबारा बनाया जा सके। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया वाटर, और बताइए एयर, सनलाइट, ये सभी के सभी किस तरह के रिसोर्सेज हैं? रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यूएबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे बोलते हैं? जो रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते हैं। ऐसे नहीं बोल दिएगा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच कैन नॉट रिन्यू अगेन एंड अगेन, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये हकीकत नहीं है। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए, जो चीज़ें दोबारा नहीं बनाई जा सकती थी वो चीज़ें बनी कैसे फिर? जब वो दोबारा नहीं बन सकती थी, अगर आयरन दोबारा नहीं आ सकता है, कोल दोबारा नहीं आ सकता है, पेट्रोल दोबारा नहीं आ सकता है, तो वो अभी कैसे है? बिल्कुल सही, एक बच्चे ने जो बोला जवाब दिया बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दोबारा नहीं बन सकती है, वो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, वो बनती भी है, वो बनी है तभी हमारे पास है। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉसिल फ्यूल्स बनना शुरू हुआ होगा, तब तो आज हमें फॉसिल फ्यूल मिल रहा है। तो आज भी बनना शुरू होगा तो वो फिर मिलेगा। लेकिन होता क्या है ना इसमें, कि इसको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, और हजारों लाखों साल तक हम और आप रहने वाले नहीं है, और हमारी कई पुश्तें रहने वाली नहीं है। और जब वो बनने वाली होगी तब पृथ्वी भी रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो गड़बड़ ही है ना, उस हिसाब से। खैर, तो जिस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सुनते रहिए, ध्यान से बात नहीं कीजिए। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल समझ के, नॉन रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जो बार बार रिन्यू नहीं किया सकते, मतलब वो किए तो जा सकते हैं लेकिन उसमें हजारों वर्ष लगते हैं। तो जब भी आपका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है या डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो वहाँ पर एक छोटा सा ये पॉइंट जरूर इंडल्ज कीजिएगा कि इट कैन रिन्यू बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट? हमारी कई पुश्तें उस समय तक नहीं जिंदा रह सकती है, कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में रखते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल आप यहीं से उठा लीजिए, जैसे कि आयरन, सेम एग्जाम्पल, फिट बैठेगा, कोई दिक्कत? और भी एग्जाम्पल लीजिए, फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सिंपल सा, बचपन से रटते आ रहे हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स, है ना। और क्या ले सकते हैं बताइए? कोल, नेचुरल गैसेस, सॉइल ले सकते हैं। सॉइल को बनने में बहुत समय लगता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किस तरह के? नॉन रिन्यूएबल के। एनी क्वेश्चन? एकदम क्लियर है पूरा। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मलिकाना अधिकार के ऊपर हम रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि गाड़ी हमारी पर्सनल होती है, राइट? गाड़ी हमारी क्या होती है? पर्सनल होती है ना। हमारे पास अपनी बाइक है, हमारे पास अपनी कार है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा अधिकार है इस पर। लेकिन वही जब हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरीके से मालिकाना अधिकार पे दोनों रिसोर्सेज हैं, तो मालिकाना अधिकार पे हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। रिसोर्सेज विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इन आवर नेक्स्ट क्लास, हम अगले क्लास में समझेंगे। और इसके बाद लास्ट हमारा आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज को समझते हैं। बहुत सिंपल होगा।
यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ पे हमने बायोटिक एबायोटिक किया, एक ही एग्जाम्पल लेकर हमने सबके साथ फिट बैठा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कर लीजिए, उतार लीजिए, हो गया सबका। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिन्यूएबल में तब आएगा जब आप एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रखेंगे। बात समझ में आई कि वो ख़त्म होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आ सकता है। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखना चाहें तो वो आ सकते हैं, क्योंकि वो बनते हैं और मर जाते हैं। बात समझ में आई, अगर वो ख़त्म होंगे तो वो दोबारा से आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ज़रा सोचिए, हम ह्यूमन बींग, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सर्वाइव करता है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे आपने। तो बैक्टीरिया क्या है, वो एक प्रकार के रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। वो हमारे लिए अगर रिसोर्स है तो वो क्या है हमारे लिए, एक रिन्यूएबल है। अब कोरोना वायरस मत पूछ देना, ठीक है, हाँ, वो रिसोर्स नहीं है हमारे लिए, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, सबका हो गया। चलिए आगे समझते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए हम लोग ओवरऑल रिसोर्सेज को समझ चुके हैं, उसके दो टाइप्स को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा वीडियो तो यहीं तक रहेगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे किस चीज़ को, डेवलपमेंट को। कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए डेवलपमेंट के बारे में। देखिए डेवलपमेंट जो है आपका जियोग्राफी में अलग होता है और इकोनॉमिक्स में अलग होता है। इकोनॉमिक्स में आप डेवलपमेंट को जब आप समझेंगे तो वो आप खुद के डेवलपमेंट से रिलेटेड समझेंगे, फिर एक राज्य के डेवलपमेंट से समझेंगे, फिर कंट्री के डेवलपमेंट से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट आप खुद के डेवलपमेंट से नहीं रिलेट करेंगे, आप यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे कंट्री से, यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे सोसाइटी से, यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे नेचर का, यहाँ पर डेवलपमेंट समझेंगे किसी रिसोर्सेज का, यहाँ पर हम डेवलपमेंट समझेंगे किसी वर्ल्ड में किसी खास जगह का, उस चीज़ से रिलेटेड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर की हम बात करते हैं, तो वाटर सिर्फ आपके पास प्रॉब्लम थोड़ी है, वाटर कहाँ का प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपका हो सकता है ना, पैसे की आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी फैमिली को दिक्कत हो सकती है, आपके राज्य को दिक्कत हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स में हम इसको थोड़ा दूसरे लेवल पे पढ़ते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको दूसरे लेवल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ज्योग्राफी से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल होगा, आगे समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो अगले क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।